Hello and welcome to the class. In today's class we are going to learn custom. Custom sources of Hindu law. जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे मॉडर्न और ट्रेडिशनल, उसमें आपको बताया था कि जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उनमें से कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्लास में हम कस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो कस्टम होता क्या है? नारद स्मृति में नारद बोलते हैं कि कस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सेक्रेड लॉ को भी ओवरराइड कर सकता है। यानी कस्टम इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं लॉ को सेट करने के लिए। अब हम कस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था। तो एक वर्ड हम सबने सुना है, कल्चर। कल्चर क्या होता है? संस्कृति, किसी देश की, किसी परिवार की, किसी समाज की, किसी स्टेट की, किसी डिस्ट्रिक्ट की। और ये जो हम बात करें संस्कृति की, कल्चर की, वो अलग अलग होती है। अब उन संस्कृति के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, कल्चर के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट में से एक एलिमेंट है कस्टम। जैसे कि कल्चर के दूसरे एलिमेंट कौन कौन से हैं? बिलीफ, वैल्यूज, और उनमें से एक एलिमेंट है कस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रथा। अब प्रथा क्या होती है? प्रथा का मतलब होता है जो चीज चलती आ रही है काफी लंबे टाइम तक और वो बंदों के पर्सन्स के हैबिट में बन गई है, हैबिचुअल हो गई है, जिसके लोग क्या करते हैं, अभ्यस्त हो गए हैं, प्रैक्टिस में आ गए हैं, हैबिचुअल में हो गए हैं, उसको बोलते हैं कस्टम या प्रथा। अब कस्टम, प्रथा, ये क्या होते हैं? कस्टम और प्रथा। सामिल ने क्या कहा? कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू द स्टेट, each is expression and realization to the measure of man's insight and ability of the principles of right and justice। ये डेफिनेशन मैंने इसलिए यहाँ पर लिखी है कि एक एग्जाम में पूछ ली जाती है कि डेफिनेशन किसने लिखी है। तो ये अगर आपको समझ में आ जाए, कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू द स्टेट, ज्यूरिस्प्रूडेंस का जब आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें जनरली ये वाला कोटेशन लिख के पूछ लिया जाएगा कि इसके बारे में किसने कहा, और इसके बारे में अगर ये भी बता दिया कि सामन ने कहा है तो उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। ये वाला जो सामन के विचार हैं। तो क्या बोले? कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू द स्टेट। कस्टम सोसाइटी के लिए वही है जो कि लॉ स्टेट के लिए है। यानी कि कस्टम इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम सोसाइटी की बात करते हैं। यहां से हमें समझ में आ गया कि सोसाइटी के लिए कस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, कस्टम की कुछ एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एंटिक्विटी, कंटिन्यूटी, पीसेबल एंजॉयमेंट, ऑब्लिगेटरी फोर्स, सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी, रीजनेबलनेस, कंफर्मिटी विद द स्टेट्यूट लॉ। ये सारे एलिमेंट्स सब इंपॉर्टेंट है। इनमें से एंटिक्विटी, कॉन्टिन्यूटी, ये हमें ब्लैकस्टोन ने दिए हैं। ये आपको याद रखते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लैकस्टोन ने कौन सा एलिमेंट दिया है कस्टम का। तो याद रखिएगा, एंटिक्विटी और कॉन्टिन्यूटी किसने दिया है? एंटिक्विटी और कॉन्टिन्यूटी दिया है ब्लैकस्टोन ने। और जब हम रीजनेबलनेस की बात करते हैं तो इसके लिए हम अलग है, हमारे पास एलन है, प्रोफेसर एलन, जिन्होंने रीजनेबलनेस के बारे में अपने थॉट्स बताए हैं। तो पहले हम एंटिक्विटी और कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। एंटिक्विटी वाली क्या होता है? प्राचीन, एंशियंट, मतलब जो चीज काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है उसको बोल दिया गया कि वो कस्टम है। काफी लंबे टाइम से क्या मतलब है? उन्होंने बोला कि जहां तक इंसान की मेमोरी जा सकती है, और कहां से कहां तक जा सकती है, जनरली माना गया 800 साल तक पुराना जो है वो इंसान तक याद रख सकता है। मीन्स हमारी पुश्तें काफी उनकी पुश्तें, उनकी पुश्तें, तो इस तरह तक 800 साल तक की हम हिस्ट्री निकाल सकते हैं। और इंग्लैंड में, देखो मेरी बात में देखिएगा, इंग्लैंड में 1189 इसको टाइम पीरियड माना जो रिचर्ड फर्स्ट के राज्य का टाइम पीरियड था। मान लिया कि जो वहां से कस्टम चलते आ रहे हैं, कहां से? 1189 से जो वहां से चलते आ रहे हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, उनको मान लिया जाएगा कि वो कस्टम है। जबकि इंडियन लॉ में ऐसा कुछ नहीं माना गया। इंडियन लॉ में तो मान लिया गया जो कि चलते चले आ रहे हैं, जो कि प्राचीन काल से चलते जा रहे हैं, इंसान, ह्यूमन बीइंग्स की हम बात करें, लोगों की आदतों में है, उनको कस्टम मान लिया गया है। इंग्लैंड में 1189 का टाइम पीरियड मेंशन किया गया है। फिर कंटिन्यूटी, हमने जो टाइम पीरियड मेंशन किया है इसमें कंटिन्यूटी में होना चाहिए। जो हम कस्टम की बात कर रहे हैं वो कहीं पर भी उसका जो निरंतरता है वो भंग नहीं हुई है, मतलब वो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। अब इसमें ब्लैकस्टोन ने दो चीजें बताई। उन्होंने बोला एक होता है पोजेशन और एक होता है राइट। इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने बोला कि अगर राइट का एंजॉयमेंट डिस्टर्बेंस नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता, तो मान लिया जाएगा कि ठीक है, कोई भी निरंतरता को भंग नहीं किया गया। पोजेशन को अगर जो है क्या किया गया, भंग किया गया, पोजेशन में कोई हम बोलेंगे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया, तो मान लिया जाएगा कि ठीक है, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं है, क्या हुआ, कस्टम अभी भी चल रहा है। लेकिन अगर राइट को जो है डिस्टर्ब किया गया, ध्यान दीजिएगा, राइट को डिस्टर्ब किया गया तो मान लिया जाएगा कि जो कंटिन्यूटी थी वो भंग हो गई, निरंतरता जो थी वो खत्म हो गई, उसको जो क्या कर दिया गया, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम बात करें कि अगर एक व्यक्ति के पास कोई पोजेशन है, ठीक है, वो किसी ने उससे ले ली, कोई किसी चीज की, कोई भी उसके पास घर है या उसका कोई भी छोटे से सामान है, वो किसी ने उससे फ्रॉड से या किसी तरीके से ले लिया, और लेकिन वो पोजेशन लिया है ना, उसका अधिकार तो अभी भी है। तो अगर उसका अधिकार बना रहता है तो अब इसका मतलब मान लिया जाएगा कि उसकी ओनरशिप है। बिल्कुल इसी तरीके से कहा उन्होंने कि अगर राइट पर डिस्टर्बेंस नहीं है तो कोई मान लिया जाएगा कि निरंतरता भंग नहीं हुई है। लेकिन अगर राइट में ही डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तो निरंतरता भंग हुई है। तो कंटिन्यूटी का मतलब ये। थर्ड पॉइंट में बोला पीसेबल एंजॉयमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीसेबल एंजॉयमेंट का मतलब होता है कि कोई भी डिस्प्यूट नहीं था, मींस लोगों ने आपस में ही कोई मतभेद नहीं था कि हम इस चीज को फॉलो नहीं करते, ये गलत है, ये सही नहीं है। ये चीज अगर है तो अगर पीसेबल एंजॉयमेंट नहीं है, मतलब डिस्प्यूट हुए हैं, तो उसको हम कस्टम नहीं मानेंगे। फिर ऑब्लिगेटरी फोर्स, ऑब्लिगेटरी फोर्स का मतलब जो व्यक्ति फॉलो कर रहे हैं उनको जस्टिफाई करना होगा कि जो वो फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है। ऑब्लिगेटरी फोर्स है, मींस वो ठीक ही तरीके से फॉलो कर रहे हैं जो कि प्रथाएं चलती आ रही हैं। फिर सर्टेनिटी, जो भी हम कस्टम की बात करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए। दिस मतलब दिस, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी अभी हमने बात करी ना, कंटिन्यूटी इस तरीके से कंसिस्टेंसी भी है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब जिस तरीके से वो प्रथा चलती आ रही थी उस तरीके से ही चलती चली गई, मींस उसको हमने कभी कम तेज ज्यादा मोल भाव नहीं किया। कंसिस्टेंसी ये हुआ। रीजनेबलनेस, रीजनेबलनेस की अभी मैंने आपको बात की, प्रोफेसर एलन ने बताया। प्रोफेसर एलन ने ये कहा कि रीजनेबलनेस का क्या मतलब होता है। रीजनेबलनेस का मतलब ये नहीं कि एक चीज हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो रीजनेबल है, बल्कि हमको ये बताना है कि इस चीज को फॉलो किया जा रहा है क्योंकि ये अनरीजनेबल नहीं है। देखिएगा, इसको इसलिए फॉलो किया जा रहा है क्योंकि ये अनरीजनेबल नहीं है। और उन्होंने आगे ये बताया कि कोर्ट जो होते हैं, कई बार ऐसा होगा कि उनको लगेगा कि कस्टम जो है अनरीजनेबल है और उसको हटा देंगे वहां से, तो बोल रहे हैं इस चीज को देखकर कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा कि हाँ कस्टम अनरीजनेबल है तो उसको हटा दीजिए। तो बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, कस्टम के अनरीजनेबल होने के रीजन देने पड़ेंगे कोर्ट को कि क्यों बोल रहे हैं। तो बोलने कि अगर किसी कस्टम को एडमिट किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो अनरीजनेबल नहीं है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, कंफर्मिटी विद द स्टैट्यूट लॉ। देखिए, जो हिस्टोरिकल लॉ ऑफ स्कूल है वो ये बोलते हैं कि कस्टम जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं और स्टैट्यूट लॉ जो होते हैं वो थोड़े उनसे बाद में चलते हैं। लेकिन एज पर द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, जो स्टैट्यूट लॉ है उनकी सुपेरियरिटी हो गई और क्या बोलते हैं, जो हमारे कस्टम थे वो थोड़े उनसे पावर में कम चले गए। लेकिन जनरली क्या होना चाहिए, जो भी कस्टम्स है वो स्टैट्यूट लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। या स्टैट्यूट लॉ जो होते हैं वो अब बनते कैसे हैं, इस कस्टम्स को ध्यान में रखेंगे। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, जहां पर हिंदू लोगों की मैरिज के बारे में बात की गई, वो मैरिज का जो कस्टम है, जो प्रथा है, किस तरीके से होती है, उसको ध्यान में रखते हुए ही लॉ बनाए गए, उनसे अलग नहीं बनाए गए, उन प्रथाओं को डिस्टर्ब नहीं किया गया। तो यानी कि स्टैट्यूट लॉ और कस्टम में कहीं ना कहीं में जो है क्या बनाने की कोशिश की गई, मेल बिठाने की कोशिश की गई ताकि लोगों को फॉलो करने में प्रॉब्लम ना हो। ये एसेंशियल ऑफ कस्टम आप जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कस्टम जो है कितने तरीके के होते हैं। कस्टम 3 तरीके के होते हैं, लोकल कस्टम होते हैं, क्लास कस्टम होते हैं और फैमिली कस्टम होते हैं। देखिए, जब मैं आपको बोल रही हूँ लोकल कस्टम, तो लोकल कस्टम में एक कंट्री भी आ जाती है, एक स्टेट भी आ जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट भी आ जाता है। तो जो पर्टिकुलर जो हम लोकेशन, लोकल मीन्स लोकेशन, ये यहाँ से आप रिलेट कर लीजिएगा। जब हम किसी लोकेशन की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं वहां के कस्टम। जैसे मैं बोलूँ इंडियन कल्चर, तो लोकेशन क्या है, इंडिया। या मैं बोलूँ दिल्ली कल्चर, तो लोकेशन क्या है, दिल्ली। या मैं बोलूँ एमपी कल्चर, तो लोकेशन क्या है, एमपी। मैं बोलूँ राजस्थान कल्चर, तो लोकेशन क्या है, राजस्थान। राजस्थान में भी कोई डिस्ट्रिक्ट ले लूँ, वहां पर कल्चर अलग होगा। यूपी में आप ईस्ट में जाएंगे तो आपको कल्चर अलग मिलेगा, आप अगर वेस्ट में जाएंगे तो कल्चर आपको अलग मिलेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, कि जहां पर जिस चीज के बारे में, जिस जगह
जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं, कस्टम उसी के डिनोट करता है, तो लोकल कस्टम इसको बोलते हैं। क्लास कस्टम क्या होता है? क्लास कस्टम का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर क्लास पे वो जो है एप्लीकेबल होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर पे, किसी और ट्रेड पे, यानी किसी ट्रेड से रिलेटेड, किसी प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं क्लास कस्टम। और तीसरा हमारे पास है फैमिली कस्टम, जो तो नाम से ही पता चल रहा है, एक फैमिली का कस्टम्स अलग हो सकते हैं दूसरी फैमिली से, मीन्स आपके नेबर से आपके कस्टम्स अलग हो सकते हैं, तो फैमिली कस्टम ये होते हैं। अब आपकी एक बात और है, कस्टम और एक यूसेजेस भी वर्ड आता है, जो मैंने अभी आपको क्लास कस्टम के बारे में बताया उसी से रिलेटेड है यूसेजेस भी। यूसेजेस में क्या होता है? यूसेज का मतलब थोड़ा मॉडर्न सोर्सेज होते हैं, या बोले कस्टम जो थे वो बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे थे, लेकिन यूसेजेस थोड़े मॉडर्न हो गए। जनरली इनको भी यहाँ से रेफर किया जाता है, जैसे किसी ट्रेड से, किसी प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं ऐसे। अभी तक मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, थ्योरी हमने पढ़ी है, अब आपको कुछ केस लॉसेस बताने वाली हूँ, उन केस लॉसेस से हम इन चीजों को और भी क्लियर कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मोटू रामलिंगा 1868 का केस। इसमें ये कहा गया कि कस्टम जो होते हैं वो एक्सेप्शनल टू जनरल लॉ होते हैं, और कस्टम का मतलब होता है जो बहुत लंबे टाइम से यूसेजेस में थे। किसी लोकल कस्टम की भी यहाँ इन्होंने बात की। लोकल कस्टम को ही डिफाइन करते हुए सुभानी वर्सेस नवाब 1941 के केस में ये कहा गया कि लोकल कस्टम क्या होते हैं। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसी डिस्ट्रिक्ट के कोई लोकल कस्टम है या नहीं, तो कैसे फाइंड आउट होंगे? वो ऐसे फाइंड आउट होंगे कि वो कितने लंबे समय तक से वो वहां पर यूज होते रहे, कितने लंबे समय से वहां पर उन कस्टम्स को अप्लाई किया गया। अब यहाँ पर उन्होंने बोला, यहाँ पर ये भी बात की गई, प्रिवी काउंसिल ने ये भी बोला कि लंबे समय का मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश लॉ पे जाएं और 1189 की बात करें, रादर लंबे समय का मतलब ये है कि हाँ वो काफी लंबे टाइम से वहां पर फॉलो होते थे, और इस तरह से फॉलो होते थे कि वहां पर गवर्निंग रूल्स बन गए, गवर्निंग लॉज बन गए। फिर इसी चीज को, इन्हीं बातों को गोकुल चंद्र वर्सेस प्रवीण कुमार 1950 के केस में भी दोबारा से कहा गया। फिर राजा वर्सेस रवि 1876 का केस, उसमें ये कहा गया कि अगर कोई इस तरीके का ट्रस्ट बनाया गया है जो कि ट्रस्टीज को ये पावर देता है कि वो रिलीजियस एंडाउमेंट की जो प्रॉपर्टी है, रिलीजियस जो एंडाउमेंट है उसको सेल कर सकते हैं, तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। फिर आता है भगवान सिंह वर्सेस भगवान सिंह। ये केस हम पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं, अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होगा, और अगर नहीं देखी तो देख के मुझे बताइएगा कि कहाँ हमने पढ़ा था। भगवान सिंह वर्सेस भगवान सिंह 1890 के केस में ये कहा गया कि अगर कोई जो लॉ है, अगर कोई कस्टम है एज ए लॉ फॉलो होता रहा, तो जो जहां पर फॉलो होता रहा ओनर्स कहाँ रहेगा, बर्डन किसके पास रहेगा, उसी फैमिली को पास बर्डन रहेगा जो ये कह रही है कि ये जो है कस्टम की तरह यूज होता रहा। और ये भी कहा गया कि अगर कोई केस बार बार कोर्ट के सामने आता है तो वो अपने आप ही कस्टम बन जाता है, उसे बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। So this is all about today's class. Thank you so much for listening. Thanks a lot. Keep learning and keep listening and keep smiling.